Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video, we'll learn about multiple linear regression. So let's begin. So we already know by this time that what is simple linear regression as we have discussed in our previous videos. So now the question is that why do we need multiple linear regression? क्यों हमें multiple linear regression की ज़रूरत है? Simple linear regression से ही सिर्फ हमारा काम क्यों नहीं हो सकता था? So to understand this, let's go back to a linear regression model. So linear regression model में हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमने अपने 3 प्रेडिक्टर वेरिएबल्स देखे थे, टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर, बट हमने तीनों को अलग अलग कंसिडर किया था, राइट? और हमारा y वेरिएबल था जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, विच वॉज माई सेल्स, राइट? तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, लेट्स से अगर मैं अपना प्रेडिक्टर वेरिएबल ले रही हूँ यहाँ पे टीवी, राइट? सो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू जो भी मेरे टीवी वेरिएबल की वैल्यू है, राइट? सो यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम सिर्फ एक ही प्रेडिक्टर वेरिएबल को यूज कर रहे थे, विच वॉज टीवी एड्स, राइट? तो हम देख रहे थे कि कैसे टीवी एड्स के बजट से हमारी सेल्स पे फर्क पड़ रहा है, राइट? बट प्रॉब्लम इन रियल लाइफ इज कि सब कुछ हमारी सेल सिर्फ एक फैक्टर पे कभी डिपेंड नहीं करती, राइट? इन रियलिटी सेल्स हमारी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट? इट डिपेंड्स ऑन टीवी एड्स ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन रेडियो एड्स ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन न्यूज़पेपर एड्स ऑल्सो, एंड बिसाइड्स दीज देयर आर लॉट मेनी अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर हमारी सेल्स जो है वो एक्चुअली डिपेंड करती है, राइट? सो यूजिंग ओनली वन वेरिएबल एज माई प्रेडिक्टर वेरिएबल गिव्स यू अ मिसलीडिंग एंड इनकम्प्लीट पिक्चर, राइट? सो अनदर अप्रोच जो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि अगर हम सेपरेट लीनियर रिग्रेशन यूज करें, कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में तो हम एक एक वेरिएबल को यूज कर रहे थे, तो अगर हम लीनियर रिग्रेशन ही यूज करें अपने ये पता करने के लिए कि हमारी सेल्स पे एक्चुअली क्या फर्क पड़ रहा है तीनों वेरिएबल्स का, तो इसके लिए हम सेपरेट लीनियर रिग्रेशन यूज करें। तो सेपरेट लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब है कि अगर हम रन करें रिग्रेशन ऑफ सेल्स वर्सेस टीवी, हम तीनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मेरी 3 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर मेरी सेल्स डिपेंड कर रही है, तो हम तीनों का रिग्रेशन मॉडल अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले हम रन करते हैं रिग्रेशन ऑफ सेल्स वर्सेस टीवी, देन हम रन करते हैं रिग्रेशन ऑफ सेल्स वर्सेस लेट्स से रेडियो, देन हम रन करते हैं लेट्स से रिग्रेशन ऑफ सेल्स वर्सेस न्यूज़पेपर, राइट? बट व्हाई दिस इज अ बैड अप्रोच एंड व्हाई दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच? व्हाई? बिकॉज first reason is that you cannot combine predictors easily. Second, each regression ignores the effect of other variables. And third, if predictors are correlated, then results become misleading. Now एक एक करके समझते हैं पॉइंट्स का क्या मतलब है। then result becomes misleading. हमने अलग अलग रिग्रेशन मॉडल तो रन कर लिया, बट हम कैसे इनके ओवरऑल रिजल्ट को कंबाइन करेंगे अगर हम इंडिविजुअली देख रहे हैं कि कैसे सेल्स का फर्क पड़ रहा है, कैसे टीवी का फर्क पड़ रहा है सेल्स पे, कैसे रेडियो बजट का फर्क पड़ रहा है सेल्स पे, कैसे न्यूज़पेपर का फर्क पड़ रहा है सेल्स पे। हमारे पास कोई तरीका नहीं है तीनों के रिजल्ट को कंबाइन करने का, राइट? सो दिस इज वन प्रॉब्लम दैट दिस अप्रोच लीड्स अस। देन सेकंड प्रॉब्लम इज ईच रिग्रेशन इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स। हम इंडिविजुअली तो कंसिडर कर रहे हैं, बट ये कैसे पता चलेगा कि इन तीनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इकट्ठे हमें कैसे पता चलेगा? हमें इंडिविजुअली तो पता चल गया, इंडिविजुअली टीवी का ये फर्क पड़ रहा है, रेडियो का ये फर्क पड़ रहा है, न्यूज़पेपर का ये फर्क पड़ रहा है, बट अगर हम तीनों को साथ में रन कर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअली तीनों का फर्क कैसे पता चलेगा, राइट? सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, दैट ईच रिग्रेशन इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ द अदर वेरिएबल। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, हमारे पास एक फैक्टर होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन आपको ये बताता है द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ योर रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, राइट? तो अगर मेरे 2 वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड है, लेट्स से अगर मेरा टीवी और रेडियो आपस में कोरिलेटेड है, या टीवी और न्यूज़पेपर आपस में कोरिलेटेड है, तो अगेन जो मेरे रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग आएंगे। तो
दोनों प्रॉब्लम है, हम अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं तो भी प्रॉब्लम है कि वो बाकियों के रिजल्ट को इग्नोर करता है, और अगर हम इंडिविजुअली तीनों के रिग्रेशन को देखते हैं तो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमारे पास इन सब से ऊपर उठ के हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है? द करेक्ट अप्रोच इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल linear regression, right? So instead of using many equations, what we do is we use one single equation which is of this form: y is equals to beta naught plus beta 1 x1 beta 2 x2 beta 3 x3 so on up to some beta p xp plus some error, राइट? तो यहाँ पे जो मेरे 1 से लेके p तक है, ये क्या है? मेरे सारे वेरियस प्रिडिक्टर वेरिएबल्स है जिनके कंबाइंड इफेक्ट को हम देख रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा ऑन माय एक्चुअल वैल्यू विच इज टू बी प्रिडिक्टेड विच इज y, राइट? तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास लास्ट एग्जाम्पल में मेरे पास 3 प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं, तो सेल्स मेरी डिपेंड कर रही है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 टीवी से, देन बीटा 2 रेडियो से, देन बीटा 3 न्यूज़पेपर से। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर लिख रहे हैं हम, ये इनके बजट बता रहे हैं कि टीवी का बजट कितना है, रेडियो का बजट कितना है, न्यूज़पेपर का बजट कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर हम 3 प्रिडिक्टर वेरिएबल्स को इकट्ठे देख रहे हैं एंड उनके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी इस वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, देन दैट कम्स अंडर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब इन कोएफिशिएंट्स का मतलब देखते हैं। कोएफिशिएंट्स का मतलब वही है, बीटा नॉट का मतलब क्या है? वही है जो हमने इंटरसेप्ट देखा था इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इंटरसेप्ट में क्या था कि एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होंगी व्हेन ऑल एड स्पेंडिंग इज जीरो। ऑल एड स्पेंडिंग इज जीरो, ना तो हमने टीवी पे कुछ स्पेंड किया, ना हमारा रेडियो का बजट भी जीरो है, हमारा न्यूज़पेपर का बजट भी जीरो है, तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उस केस में क्या होगा? सेल्स डिपेंड करेगी ओनली ऑन माय बीटा नॉट वैल्यू। सो बीटा नॉट क्या है? एक्सपेक्टेड सेल्स व्हेन ऑल एड स्पेंडिंग इज जीरो। देन द नेक्स्ट वैल्यू इज बीटा 1 विच इज माई टीवी कोएफिशिएंट। अगर हम टीवी का बजट देख रहे हैं तो बीटा 1 टीवी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट है वो है। सो बीटा 1 आपको क्या बता रहा है? बीटा 1 बता रहा है कि चेंज इन सेल्स कैसे होगा फॉर 1 यूनिट इंक्रीज इन टीवी एड, इंक्रीज इन टीवी एड्स व्हेन रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर कांस्टेंट। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस इज, सो बीटा 1 कोएफिशिएंट का मतलब है कि अगर हम अपने रेडियो एंड न्यूज़पेपर वाले बजट को कांस्टेंट रख रहे हैं तो सेल्स पे कैसे फर्क पड़ रहा है अगर हम टीवी बजट के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1 यूनिट। सो चेंज इन सेल्स फॉर 1 यूनिट इंक्रीज इन टीवी एड्स व्हेन रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर केप्ट कांस्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट कोएफिशिएंट विच इज बीटा 2 विच इज फॉर अ रेडियो कोएफिशिएंट। बीटा 2 विच इज रेडियो कोएफिशिएंट। सो ये क्या बता रहे? चेंज इन सेल्स क्या होगा? चेंज इन सेल्स फॉर 1 यूनिट इंक्रीज इन रेडियो एड्स कीपिंग टीवी एंड न्यूज़पेपर कांस्टेंट। And the third value is beta 3 which is our newspaper coefficient, which tells you कि change in sales क्या होगा for 1 unit increase in newspaper ads keeping radio and TV constant। रेडियो एंड टीवी को हमने कांस्टेंट रखा है, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है? यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि कैसे बाकी प्रेडिक्टर के वेरिएबल्स के वैल्यू से फर्क पड़ेगा ऑन माय ओवरऑल सेल्स। तो यहाँ पे हम सारे प्रेडिक्टर वैल्यूज को एक एक करके कंसिडरेशन में ले रहे हैं। सो द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज
that here we are keeping all other predictor variables fixed. So what we are doing here, keeping all other predictors fixed. हम एक को सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं एंड बाकी दोनों को कांस्टेंट रख रहे हैं एंड देन वेरिएशन देख रहे हैं ऑन आवर सेल्स, एंड दिस वी आर रिपीटिंग फॉर ऑल 3 ऑफ माय प्रेडिक्टर वेरिएबल्स. So now the next question is, how are my coefficients estimated? How are, जैसे हमने coefficients estimate किए थे, so linear regression के केस में हमने estimate किया था बीटा नॉट एंड बीटा वन को. So now let's see in case of multiple linear regression, how are coefficients estimated? So just like simple linear regression, यहाँ पे भी हम क्या use करते हैं? We use the least square method, least square estimation. एंड देन हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द आरएसएस विच इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. सो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला हमने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा था एंड वी आल्सो सॉल्व्ड सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट. एक्चुअल वाई वैल्यू, प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, and we do a summation of all these values and we get a residual sum of squares errors. Right? So the only difference between now linear, same method हम use करते हैं multiple linear regression के केस में भी, but the only difference is क्योंकि यहाँ पे आपके number of coefficients ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे calculations थोड़ी और complex हो जाती हैं. So that is why we use a matrix based method, right? And यहाँ पे हम software use करते हैं ज़्यादातर R and Python in order to predict my y value instead of manually calculating them. So now on the basis of this, now let's interpret this table. यहाँ पे हमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर तीनों के लिए हमें उसका कोएफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है विच इज बीटा वन. देन हमें उसका स्टैंडर्ड एरर गिवन है, देन हमें टी स्टैटिस्टिक गिवन है एंड देन हमें उसकी पी वैल्यू गिवन है, राइट? तो टीवी के लिए जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है इट इज दिस. देन न्यूज़पेपर के लिए द वैल्यू इज 0.189 एंड न्यूज़पेपर, रेडियो के लिए 0.189 एंड न्यूज़पेपर के लिए इट्स द नेगेटिव वैल्यू, राइट? सो टीवी के लिए पहले देखते हैं. टीवी के लिए क्या है? पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, राइट? पी वैल्यू भी इसकी बहुत स्मॉल है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर. सो टीवी इज स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर. अगर हम इसकी टी वैल्यू भी देखें तो तीनों में इसकी टी वैल्यू सबसे ज्यादा है और हमने क्या देखा था? जितनी ज्यादा टी वैल्यू होगी मीन्स द कोएफिशिएंट इज फार फ्रॉम जीरो, दैट मीन्स इट इज, उसकी अब वैल्यू जो होती है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी सेल्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने में. सो नेचुरली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर. देन कम्स द रेडियो. रेडियो का भी कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है, टी वैल्यू भी ज्यादा है बट उससे टीवी की वैल्यू से थोड़ी सी कम है. अगेन पी वैल्यू इज वेरी स्मॉल. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग कि ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर है. हाँ, टीवी से थोड़ा सा कम है बट अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर. देन द थर्ड वैल्यू, द न्यूज़पेपर, उसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैं सपोज अगर मैं अपनी इक्वेशन लिखूं सेल्स इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के कोएफिशिएंट की वैल्यू है -0.001, यानी कि अगर मैंने न्यूज़पेपर के बजट को अपना 1000 से इंक्रीज किया तो मेरी क्या हो रही है? मेरी जो सेल्स हो रही है वो नेगेटिव हो रही है, राइट? बिकॉज दिस कोएफिशिएंट वैल्यू इज नेगेटिव, तो मेरी बेसिकली डिक्रीज हो रही है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कोएफिशिएंट भी इसका नेगेटिव है एंड इसकी टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू भी सबसे कम है. तो हमने क्या देखा था? जितनी स्मॉलर हमारी टी की वैल्यू होगी उतना तो कोएफिशिएंट इज क्लोज टू जीरो, दैट मीन्स उतनी उसकी वैल्यू क्या है? इनसिग्निफिकेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग और प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वाई. तो यहाँ पे जो मेरा न्यूज़पेपर वाला वैल्यू है, this is a very not significant value. This is a not significant value. और ये हमें कैसे पता चला? Based on its coefficient value and based on its t value. तो ये हमने देखा था t लास्ट वीडियो में, t statistic and p value they are, अगर t की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो p की वैल्यू उस केस में कम होगी, और अगर t की वैल्यू बहुत कम होगी तो p की वैल्यू उस केस में बहुत ज्यादा होगी. तो हम देख सकते हैं इसकी p की वैल्यू भी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसकी t की वैल्यू जो है वो सबसे कम है. तो ये इंडिकेट करे कि कोएफिशिएंट जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है, दैट मींस इट इज वेरी लेस सिग्निफिकेंट इन कंट्रीब्यूटिंग और प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ आवर सेल्स. सो बेसिकली हमें ये पता चला कि टीवी एंड रेडियो को हमने एडजस्ट करने के बाद हमें ये समझ में आया कि जो न्यूज़पेपर की जो एड्स का बजट है वो हमारा इतना सिग्निफिकेंट नहीं है इन डूइंग एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर आवर सेल्स. अब ये कैसे हुआ?
जो न्यूज़पेपर हमारा पहले सिग्निफिकेंट था लीनियर रिग्रेशन के केस में, वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में आके इनसिग्निफिकेंट कैसे हो गया? बिकॉज सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में हमने इंडिविजुअली देखा था, तो हमें लगा न्यूज़पेपर तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर है, बट अब हमने साथ में देखा है तीनों की वैल्यू। अब हमने इस इक्वेशन में डाल के देखा बीटा नॉट बीटा 1 इंटू टीवी प्लस बीटा 2 इंटू रेडियो प्लस बीटा 3 इंटू न्यूज़पेपर। तो जब मुझे न्यूज़पेपर वाली की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी थी तो मैंने इन दोनों को तो सेम रखा था, सिर्फ इसको इंक्रीज किया था, या इसको इंक्रीज किया, तो हमारी सेल्स पे क्या फर्क पड़ा? तो अब हम सिर्फ इसका कॉन्ट्रीब्यूशन को देखा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो हमें समझ में आया ये हमारा बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर वेरिएबल है, राइट। अब अगर हम इसकी कोरिलेशन वाली वैल्यू भी देखें तो ये मैट्रिक्स जो यहाँ पे हमें गिवन है, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स गिवन है, तभी जो डायगोनल वैल्यूज है वो सारी 1 है। डायगोनल वैल्यूज 1 का क्या मतलब है? टीवी का टीवी से कोरिलेशन क्या होगा? परफेक्ट कोरिलेशन होगा, सेन इट्स 1 ओवर हियर। रेडियो का रेडियो से कोरिलेशन परफेक्ट 1, न्यूज़पेपर से कोरिलेशन अगेन परफेक्ट 1, सेल्स का सेल्स से कोरिलेशन परफेक्ट 1। तो जो प्रेडिक्टर का अगर हम आपस में उसके साथ कोरिलेशन देखेंगे तो वो तो परफेक्ट कोरिलेशन ही आएगा। सो दैट इज व्हाई ऑल दीज डायगोनल वैल्यूज आर 1। कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, टीवी का रेडियो के साथ कोरिलेशन है दिस, टीवी का न्यूज़पेपर के साथ कोरिलेशन है दिस। तो हम पहले न्यूज़पेपर वाले वैल्यू को देखते हैं कि टीवी और न्यूज़पेपर का एंड रेडियो और न्यूज़पेपर का क्या कोरिलेशन है। टीवी एंड न्यूज़पेपर का कोरिलेशन है 0.05 विच इज लेस कोरिलेटेड, बट रेडियो और न्यूज़पेपर का अगर हम देखें कोरिलेशन है 0.35 विच इज हाई कोरिलेशन कंपेयर टू टीवी एंड न्यूज़पेपर कोरिलेशन, राइट। हम सिर्फ न्यूज़पेपर वाली वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें ऊपर वाली टेबल से पता चला है कि न्यूज़पेपर वेरिएबल आपका लेस सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम इस कोरिलेशन मैट्रिक्स के बेसिस पे अपनी ऑब्जर्वेशन देखें तो हमें क्या पता लगा? रेडियो एंड न्यूज़पेपर का कोरिलेशन जो है वो है 0.35, देन रेडियो एंड सेल्स का जो मेरा कोरिलेशन है, रेडियो एंड सेल्स का कोरिलेशन वो बहुत ज्यादा है, राइट, दैट इंडिकेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। सिमिलरली टीवी एंड सेल्स का कोरिलेशन भी बहुत ज्यादा है, इंडिकेटिंग अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, राइट। न्यूज़पेपर एंड सेल्स का कोरिलेशन इन तीनों में सबसे कम है, इंडिकेटिंग अ वीक कोरिलेशन, राइट। सो बेसिकली अगर हम न्यूज़पेपर वाले वेरिएबल को देखें तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो न्यूज़पेपर एंड रेडियो है वो ज्यादा कोरिलेटेड है आपस में कंपेयर टू टीवी एंड न्यूज़पेपर। एंड क्योंकि न्यूज़पेपर और रेडियो आपस में ज्यादा कोरिलेटेड है तो इसका क्या फर्क, इससे हमें क्या समझ में आया कि जब हम दोनों प्रेडिक्टर वेरिएबल्स को आपस में सारे प्रेडिक्टर वेरिएबल्स को इकट्ठे कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो और न्यूज़पेपर आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हो गया न्यूज़पेपर का रेडियो के आगे, राइट। सो बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, न्यूज़पेपर जो है वो एक तरीके का प्रॉक्सी ऐड कर रहा है फॉर आर रेडियो। अगर हम उसको नहीं भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेडियो और न्यूज़पेपर आपस में इतने कोरिलेटेड है, तो इसलिए अगर हम इस न्यूज़पेपर को हटा भी देंगे यहाँ से तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऑन आवर ओवरऑल कैलकुलेशन, राइट। सो बेसिकली हम इससे ये समझ सकते हैं कि जिन मार्केट्स में रेडियो एड्स बहुत ज्यादा है वहां पे दे हैव हाई न्यूज़पेपर एड्स ऑल्सो, क्योंकि उनका कोरिलेशन आपस में इतना है। सो बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, अगर हम इसको 1 लाइन समरी में देखें, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आपको क्या बताता है? वो बताता है ट्रू अफेक्ट ऑफ ईच प्रेडिक्टर, ट्रू अफेक्ट ऑफ ईच प्रेडिक्टर by holding all other variables constant। सारे प्रेडिक्टर वेरिएबल्स को कांस्टेंट अगर हम रख दें बाकी प्रेडिक्टर वेरिएबल्स को, तो हर एक प्रेडिक्टर वेरिएबल का क्या फर्क पड़ता है ऑन माय एक्चुअल वैल्यू और ऑन माय रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टेल्स अस। Now when we have multiple linear regression basically multiple तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत सारे एक्सेस हैं, वी हैव मेनी प्रेडिक्टर वेरिएबल्स और हमें प्रेडिक्ट करनी है द वैल्यू ऑफ y विच इज अ सिंगल वेरिएबल, राइट। सो हियर वी वांट टू आंसर सम क्वेश्चंस, so let's see what all questions we can answer from this. The first question asks us that is at least वन प्रेडिक्टर यूजफुल, क्या कम से कम कोई एक प्रेडिक्टर वेरिएबल ऐसा है विच इज एक्चुअली अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ y, राइट। सो इसको हम रियल लाइफ से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे स्टूडेंट के मार्क्स है, राइट, स्टूडेंट के मार्क्स है जो हमें प्रिडिक्ट करने हैं विच इज माई y वेरिएबल, और हमारे पास बहुत सारे प्रिडिक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले x1 है हमारा R स्टडेड,
देन x2 है हमारा लेट्स से स्लीपिंग आवर्स, देन x3 है लेट्स से मेरा मोबाइल यूसेज, राइट। स्टूडेंट के मार्क्स जो है इन 3 प्रेडिक्टर वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। तो कम से कम हमें ये, क्या हम इससे ये आंसर कर सकते हैं कि कोई कम से कम मुझे एक ऐसा प्रेडिक्टर वेरिएबल मिल सकता है जो मेरी एक्चुअली स्टूडेंट के मार्क्स को अफेक्ट कर रहा हूँ, right? So can we answer this question from multiple linear regression? That's the first thing that we are trying to explore over here. Does at least one of these affect marks, or are marks totally random? Or are marks totally random? राइट। सो बेसिकली ये हम जवाब देते हैं यूजिंग दी एफ टेस्ट, जो हम अभी देखेंगे कि क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्यूरेसी होती है लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। एक तो होती है आपकी RSE विच इज रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर, then comes the R square value, and then comes the F statistic value, right? So we have seen these 2 values in our last video. We'll explore this F statistic value in this video. So अगर हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्या एटलीस्ट वन ऑफ दीज अफेक्ट मार्क्स, और क्या हमारा कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो मेरे मार्क्स को अफेक्ट कर रहा हो, या फिर मार्क्स मेरे सिर्फ रैंडम बेसिस पे आ रहे हैं, तो इसका हम जवाब देंगे यूजिंग द एफ टेस्ट और द एफ स्टैटिस्टिक। Then the third thing that we are trying to explore over here is, do all predictors matter or only some? क्या सारे predictors matter करते हैं या सिर्फ कुछ ही predictors out of them matter? Do all predictors matter और ओनली सम? सो बेसिकली यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं क्या मुझे सारे वेरिएबल्स रखने की जरूरत है, और आई कैन रिमूव द यूजलेस वंस, राइट? नेसेसरी टू कीप ऑल और रिमूव द यूजलेस वंस। जैसे अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा उसमें हम कह सकते हैं कि टीवी एड्स को हम रख लेते हैं, ये मेरा यूजफुल है। रेडियो एड्स वाले वेरिएबल को रख लेते हैं, मेरा यूजफुल है। न्यूज़पेपर वाले को हम हटा देते हैं बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, और इट इज अ स्लाइटली लेस सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन विद दीज टू, राइट? The next question that we try to answer from this is, how well does a model fit the data? How well does the model fit the data? Now this is again calculated based on the value of R square and RSE, which is residual standard error, that we have seen in our last video. And the last question that we try to answer from this is that how accurate are our predictions? हमारी predictions कितनी accurate है? So this is again related to residual standard error. How accurate are our predictions? जितनी residual error की standard की value, residual standard error की value कम होगी, that means more accurate and stable are our predictions, and larger the value, that indicates our predictions are really inaccurate or unstable are our predictions. Now based on this, coming to the next part, which discusses about, is there any relationship between the response and the predictors? Is there a relationship? तो जैसे हमने hypothesis testing देखी थी in our linear regression case, so we'll see that in case of multiple linear regression now. So क्या कोई relationship है between my response variable, which is y, and predictors, which are my x's? इन दोनों के बीच में कोई relationship है? For that, first let's consider the null hypothesis. Now null hypothesis क्या कहती थी? In case of simple linear regression की बीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी? That will be 0. But in case of multiple linear regression, we say that beta 1 equals to beta 2 equals to beta 3 equals to beta p, whatever number of predictors I have, they are all equivalent to 0. So linear regression के केस में था कि beta 1 की वैल्यू 0 होगी। मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन के केस में जो भी कोएफिशिएंट्स हैं ऑफ ऑल माय प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, दे आर 0. दैट मींस किसी भी प्रेडिक्टर का कोई इफेक्ट नहीं है y के ऊपर। नन ऑफ द प्रेडिक्टर्स अफेक्ट y. सो ये तो हो गई मेरी नल हाइपोथेसिस, जहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कुछ अफेक्ट नहीं होता।
देन इस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरी क्या कहती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से लेट्स कॉल इट HA, जो ये कहती है कि एटलीस्ट एक प्रिडिक्टर तो ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट नहीं है. एटलीस्ट वन प्रिडिक्टर वैल्यू सम बीजे इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0. दैट मीन्स एटलीस्ट वन प्रिडिक्टर वेरिएबल तो ऐसा है जो y को फिट कर रहा है. एटलीस्ट वन प्रिडिक्टर वेरिएबल अफेक्ट y. तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जो हमने एग्जाम्पल देखा था टीवी कोएफिशिएंट का था β1, रेडियो कोएफिशिएंट था β2 एंड न्यूज़पेपर कोएफिशिएंट था β3. तो इफ H0 कहती है कि तीनों जो हमारे हैं, टीवी भी, रेडियो भी एंड न्यूज़पेपर भी, तीनों के तीनों प्रिडिक्टर वेरिएबल्स क्या है, यूजलेस है, किसी का कोई इफेक्ट नहीं है. बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि नहीं, तीनों में से कोई एटलीस्ट एक वेरिएबल तो ऐसा है जिसका इफेक्ट है ऑन माय सेल्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज एफ स्टैटिस्टिक, जिसकी हमने बात करी थी अभी स्टार्टिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि क्या हम जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं दे आर एक्यूरेट और नॉट. सो एफ स्टैटिस्टिक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. एफ स्टैटिस्टिक इज इक्विवेलेंट टू TSS माइनस RSS डिवाइडेड बाय P अपॉन RSS डिवाइडेड बाय n माइनस P माइनस 1. अब क्या मतलब है इसका, TSS था मेरा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, विच इज इक्विवेलेंट टू समेशन ऑफ, हम यहाँ पे देखते हैं डिविएशन कितना है फ्रॉम द मीन, राइट. दिस इज माय TSS. सो TSS बेसिकली आपको ये बताता है टोटल वेरिएशन इन y, हाउ मच माय y नेचुरली वेरीज. टोटल, ये प्रिडिक्शन करने से पहले, अभी हमने कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया है, प्रिडिक्शन करने से पहले y की वैल्यू में कितना वेरिएशन है. तो टोटल वेरिएशन इन y, ये मतलब होता है हमारे TSS का, राइट. सो अगर हमने लेट्स से, अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए, कुछ स्टूडेंट के मार्क्स लिए लेट्स से 60, 65, 90, 95, सबसे पहले तो हम इन सबका मीन कैलकुलेट करें. देन हम देख सकते हैं वैल्यूज जो है वो आपस में उनका काफी ज्यादा वेरिएशन है. 60, 65 देन सीधा 90, 95, या तो हमारी वैल्यूज होती है कुछ इस टाइप से 60 देन 62 देन 63 देन 64, तो हम कहते हैं कि जो वैल्यूज है उनमें लेस वेरिएशन है. बट इस टाइप के डेटा से हमें क्या पता लग रहा है कि जो वैल्यूज है उनमें बिग वेरिएशन है. तो इस केस में क्या होगा, TSS की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी. जहां पे वेरिएशन ज्यादा होगा वहां पे TSS की वैल्यू भी बड़ी होगी. जहां पे वेरिएशन वैल्यूज के बीच में कम होगा वहां पे TSS की वैल्यू भी कम होगी. सो TSS आपको यही बताता है कि कितना वेरिएशन है y की वैल्यू में. सो दिस वी आर अज्यूमिंग बिफोर डूइंग द प्रेडिक्शन. द नेक्स्ट इज RSS. RSS क्या होता है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स हमने कैलकुलेट भी किया था लीनियर रिग्रेशन के केस में, which is calculated based on the predicted y value, y cap का square. So basically RSS आपको ये बताता है how wrong my predictions are, right? So basically error left after doing the regression. हमने regression कर लिया, उसके बाद जो मेरी unexplained variation आ रही है उसको हम RSS कह रहे हैं. So basically ये बता रहा है after doing the regression. तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि मेरी प्रिडिक्शंस कितनी गलत है, हाउ रॉन्ग आर माय प्रिडिक्शन. जितना ज्यादा एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में गैप ज्यादा होगा उतना ही मेरे RSS की वैल्यू ज्यादा आएगी. दैट मीन्स उतना ही मेरा एरर जो है वो मॉडल में ज्यादा आ रहा है, राइट. सो TSS मेरा होता है टोटल वेरिएशन इन y बिफोर डूइंग द प्रिडिक्शन. RSS मेरा होता है वेरिएशन इन y, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन y आफ्टर डूइंग द रिग्रेशन. तो TSS माइनस RSS मेरा क्या बताएगा, TSS मेरा RSS बताएगा टोटल एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, राइट. ये टोटल बता रहा है, ये वो वाली बता रहा है जो अनएक्सप्लेन्ड है. तो जो मेरे को इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या देगा, टोटल वेरिएशन विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, राइट. यही हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था एक बार कि TSS माइनस RSS आपको क्या देता है, राइट. सो बेसिकली जब हम एफ स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं, एफ स्टैटिस्टिक में हम देख रहे हैं TSS माइनस RSS अपॉन RSS. तो बेसिकली हम रेशियो देख रहे हैं किन दोनों का, हम देख रहे हैं जोन सी वेरिएशन आपकी एक्सप्लेन्ड है अपॉन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, राइट. TSS माइनस RSS तो मुझे एक्सप्लेन्ड वेरिएशन दे देगा और डिवाइड हम उसको कर रहे हैं RSS जो मेरी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. तो बेसिकली वी आर एज्यूमिंग ओवर हियर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन
which is given by TSS minus RSS and unexplained variation divided by unexplained variation which is given by RSS. अब F स्टैटिस्टिक में हम दो वैल्यूज को और कंसिडर कर रहे हैं, एक P और एक N. N तो मेरी है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और P है मेरे टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स. जितने भी हम प्रेडिक्टर्स यूज कर रहे हैं वो सारी वैल्यू हम यूज करेंगे एज P इन आर F statistic formula. So number of predictors and N gives me number of observations. Right? अब बेसिकली F की वैल्यू को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? F की वैल्यू को इंटरप्रेट करने के लिए so F is basically unexplained variation upon unexplained variation, right? तो अगर ये जो मेरी F की वैल्यू है ये मेरी अप्रोच कर रही है टू 1, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा मॉडल है वो बहुत ज्यादा यूजलेस है, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज. तो लेट्स एज्यूम द वैल्यू ऑफ F स्टैटिस्टिक वैल्यू फ्रॉम दिस डेटा दैट इज गिवन. तो ये हमने कोई डेटा लिया, उस डेटा के बेसिस पे हमने तीन वैल्यूज को कैलकुलेट किया, RSE, R स्क्वायर एंड F स्टैटिस्टिक. लेट्स लुक अपॉन दिस F स्टैटिस्टिक वैल्यू. तो अगर F स्टैटिस्टिक की वैल्यू नियरली अप्रोच कर रही है टू 1, तो ये इंडिकेट करता है दैट योर मॉडल इज यूजलेस एज वी डिस्कस जस्ट नाउ. और अगर F की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा आती है, लेट्स से 50, 60, 70 एंड सो ऑन, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, देन इट सेज दैट अ मॉडल इज वेरी यूजफुल. राइट? सो फ्रॉम दिस डेटा वी कैन सी F स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारी 570 है, विच इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू. तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू प्रूव कि एटलीस्ट वन ऑफ, तो ये वही डेटा है जो हमने अभी टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स का देखा था. राइट? तीन मेरे प्रेडिक्टर वेरिएबल्स थे, हमने डेटा के बेसिस पे F स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकाली यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस वन. राइट? तो इससे हमारी F स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है ये, विच इज F570. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू इंडिकेट कि एटलीस्ट वन ऑफ टीवी, न्यूज़पेपर एंड रेडियो, देयर इज एटलीस्ट वन प्रेडिक्टर विच इज स्ट्रांगली अफेक्टिंग माय sales. Right? So this is what we interpret by the F statistic. अब उसी के बेसिस पे हम एक और यहाँ पे फैक्टर कंसिडर करते हैं which is P value. P value of F statistic. Now इसका क्या मतलब है? P value of F statistic निकालना, हमने P value को देखा था इन लास्ट वीडियो की क्या मतलब होता है. P value का मतलब होता है how likely it is to get such a result. Right? So P value of F statistic is essentially 0. Essentially 0. Now what do we mean by this? इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की इतना जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें मिल रहा है, F स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो इतनी स्ट्रॉन्ग हमें मिल रही है यहाँ पे, दिस प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्ट्रॉन्ग रिजल्ट happened by chance is almost 0. राइट? सो ये जो हमें प्रोबेबिलिटी की इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये बाय चांस हुआ है. राइट? सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट 0 है. राइट? सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे बेसिकली रिजेक्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, सेइंग कि हमारी नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई प्रेडिक्टर वेरिएबल ऐसा जरूर है जो मेरे वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है. सो हेंस नल हाइपोथेसिस की मेरे कोई प्रेडिक्टर वैल्यूज जो है वो सारी 0 है. इट इज अ रॉन्ग हाइपोथेसिस एंड वी आर रिजेक्टिंग इट. नाउ अभी तो हमने देखा F टेस्ट. एक हम पार्शियल F टेस्ट भी करते हैं जिसमें हम कुछ ही प्रेडिक्टर वैल्यूज को लेते हैं, हम सारे प्रेडिक्टर्स को नहीं कंसिडर करते. तो जब हम सारे प्रेडिक्टर्स को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम उसमें से कुछ हैंडफुल ऑफ प्रेडिक्टर्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल F टेस्ट. Partial F test basically means testing some variables. Right? तो इसमें हमारा फॉर्मूला कैसे वेरी कर जाता है, वहां पे हम TSS लेते थे, यहाँ पे हम लेते हैं RSS नॉट माइनस RSS डिवाइडेड बाय Q. वहां पे हम P से डिवाइड करते थे जो मेरे टोटल नंबर प्रेडिक्टर्स होते थे, यहाँ पे Q से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनको हमने रिमूव किया है, वो है मेरे Q. देन RSS
डिवाइडेड बाय n माइनस p माइनस 1। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में खाली चेंज है। यहाँ पे आर एस एस नॉट का क्या मतलब है? आर एस एस नॉट का मतलब है एरर विदाउट दोज वेरिएबल्स। अगर हम सिर्फ कुछ ही वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो कितना एरर आएगा? जिन वेरिएबल्स को हमने कंसिडर नहीं किया है यहाँ पे, तो व्हाट इज द एरर विदाउट दोज वेरिएबल्स? देन आर एस एस है मेरा एरर विद ऑल द वेरिएबल्स, राइट। एंड क्यू है मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिमूव्ड। कितने? अगर मेरे पास 4 प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं, उसमें से हमने 2 को नहीं कंसिडर किया, सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिमूव कितने हो गए मेरे? 2। सो बेसिकली हम पार्शियल लेफ्ट टेस्ट से ये समझना चाह रहे हैं दैट इफ यू आस्क दैट डू न्यूज़पेपर्स एड्स रियली मैटर आफ्टर टीवी एंड रेडियो। तो हम बेसिकली यहाँ पे यही आंसर करना चाह रहे हैं कि क्या जो मेरे न्यूज़पेपर एड्स होते हैं वो वाकई मैटर करते हैं आफ्टर माई टीवी एंड रेडियो एड्स। तो अगर मैं एक मॉडल लूँ, मॉडल 1, जिसमें मेरे तीनों प्रिडिक्टर्स हैं, टीवी प्लस रेडियो प्लस न्यूज़पेपर, और मेरे पास एक मॉडल 2 है जिसमें मैं सिर्फ टीवी और रेडियो लूँ, राइट। तो अगर पहले वाले मॉडल में मेरा एरर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर ऐसा करने से पहले हमने मॉडल 1 लिया जिसमें मैंने तीनों प्रिडिक्टर्स लिए, मॉडल 2 लिया जिसमें मैंने 2 ही प्रिडिक्टर्स लिए, न्यूज़पेपर नहीं लिया। अब अगर हम मॉडल 2 में देखें, अगर ऐसा करने से मेरी जो एरर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मॉडल 2 में एरर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन जो मेरा न्यूज़पेपर वाला प्रिडिक्टर था वो इंपॉर्टेंट था, हमने उसको सिर्फ ऐसे ही हटा दिया। बट अगर मेरा एरर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स हम न्यूज़पेपर वाले प्रिडिक्टर को इजीली हटा सकते हैं, इट इज इनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट, राइट। सो यही हमें पता चलता है जब हम पार्शियल वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं, सिर्फ हैंडफुल ऑफ वेरिएबल्स को, कि कौन सा प्रिडिक्टर वेरिएबल मेरा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा नहीं है। अगर उस प्रिडिक्टर वेरिएबल को हटाने से हमारा एरर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वो प्रिडिक्टर वेरिएबल हमारा इंपॉर्टेंट है, हम उसको नहीं हटा सकते। बट अगर एरर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो प्रिडिक्टर वेरिएबल हमारा इनसिग्निफिकेंट है, वी कैन इजिली रिमूव इट। सो बेसिकली अगर हम समराइज करें सारी चीज़ों को जो भी हमने डिस्कस करी, तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया टीएसएस। टीएसएस आपको बताता है टोटल वेरिएशन इन डेटा। देन आरएसएस, आरएसएस बताता है एरर लेफ्ट आफ्टर डूइंग मॉडल रिग्रेशन। देन नेक्स्ट आता है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट मुझे बताता है क्या मेरा मॉडल यूजफुल है या यूजलेस है। इस मॉडल, अगर एफ की वैल्यू हमारी अप्रोच कर रही है टू 1, दैट मीन्स इट्स यूजलेस मॉडल। बट अगर वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू आ रही है, देन वो इंडिकेट करता है मेरा मॉडल इज यूजफुल। देन कम्स टी टेस्ट। टी टेस्ट आपको ये बताते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर वेरिएबल यूजफुल है या नहीं, इज दिस वेरिएबल यूजफुल और यूजलेस। Larger t value, that means coefficient is far from 0, hence it is significant. Smaller the t value, that means coefficient is closer to 0 and its value is not that significant. Then comes p value. p value आपको ये बताते हैं कि क्या ये बाय चांस हो गया या ये रियली में एग्जिस्ट कर रहा है। So p value tells us is result real or by chance. Then partial F test. Partial F test मुझे ये बताता है do all these variables matter. These variables matter. Now there is one more thing that is to be discussed. अभी हमने देखा था कि जो हमारा टीवी, अगर हम एक मॉडल लें जिसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर तीनों प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हैं, और एक मॉडल लिया जिसमें सिर्फ टीवी और रेडियो है, अगर ऐसा करने से सेकेंड मॉडल में हमारा एरर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यूज़पेपर वाला वेरिएबल था वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। बट अगर ऐसा करने से अगर मेरे एरर पे हार्डली कोई चेंज पड़ रहा है, दैट मीन्स वो हमारा इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल, हम उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो अगर इस केस में
मेरे टीवी एंड रेडियो मेरे सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स है और जो मेरा न्यूज़पेपर है वो मेरा इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल है। और हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि न्यूज़पेपर मेरा इनसिग्निफिकेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका जो कोरिलेशन था वो रेडियो के साथ ज्यादा था कंपेयर टू टीवी से। तो रेडियो और न्यूज़पेपर आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड थे। अब जब दो वेरिएबल्स आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होते हैं तो क्या होती है, एक की जो वैल्यू होती है वो दूसरे के पीछे छिप जाती है, राइट। सो इफ न्यूज़पेपर इज वेरी मच कोरिलेटेड विद रेडियो, राइट। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है, न्यूज़पेपर वेरिएबल हमें इसलिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ रेडियो, राइट। अगर हम रेडियो न्यूज़पेपर को हटा भी दे तो हो सकता है हमारे ओवरऑल वैल्यू पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का क्या मतलब है, जब एक वेरिएबल की वैल्यू हाइड कर रही होती है बिहाइंड दी अदर वेरिएबल, तो वो वेरिएबल तभी इंपॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। अगर हम इस वेरिएबल को यहाँ से हटा भी दे तो हमारी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन ज्यादा था, दैट इज व्हाई इट वाज अपीयरिंग टू बी सिग्निफिकेंट बट ऑल्दो इन रियलिटी इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। सो दैट इज व्हाई सच वेरिएबल्स आर नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वेयर वन वेरिएबल इज हाइडिंग बिहाइंड द अदर वेरिएबल। सो बेसिकली अगर हम इन जनरल देखें कि हमें इन सारे टेस्ट से अगर हमें कंक्लूजन डिराइव करें तो हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है। सो अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से सारी वैल्यूज को कंपेयर करें जो जो हमने अभी यहाँ पे देखी, तो बेसिकली एफ टेस्ट आपको क्या बता रहा है, एफ टेस्ट आपको ये बताता है कि क्या आपकी जो होल स्टोरी है वेदर द होल स्टोरी इज रियल और नॉट, राइट। टी टेस्ट आपको ये बताता है वेदर ईच कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट और नॉट, उस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। लेट्स से कोई मूवी चल रही है तो अगर हम मूवी को देखने के बाद ये क्वेश्चन करें कि दैट वेदर द होल स्टोरी इज रियल और नॉट, then we are trying to get the answer of F test. If we are trying to answer that whether each character in that story is important or not, then we are trying to get the answer of T test. If we are trying to say that whether each scene is real or fake, that means we are trying to answer P value, कि क्या हर एक scene real है या fake है, that means we are trying to answer P value. And if we are trying to answer that how well the story is written, that means we are trying to get the value of R square. So this is what the meaning of all the four variables. So this was all about this video. In the next video, we'll solve some numericals based on these values. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.